ज़्यादा सब कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? एक कोट है मेरा, वर्क इफ यू वांट टू नॉट बिकॉज यू हैव टू। तो हम लोग जब सुबह उठते हैं ना अपने बिल भरने के लिए, कि बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्चे का बिल भर रहा है, तो वो एक जो जिंदगी होती है ना, दैट वी आर वर्किंग फॉर मनी। जब व्हेन योर मनी वर्क्स फॉर यू, आपके पास पैसिव इनकम आ रहा है, बगैर काम किए आपके बैंक में पैसा आ ही आ रहा है, तो आप वो करना चाहते हो जो वाकई करना चाहते हो, चाहे वो चैरिटी है, सोशल वर्क है, कोई आर्ट परस्यू करना चाहते हो, गाने गाना चाहते हो, देश विदेश घूमना चाहते हो, या काम ही करना चाहते हो लेकिन पैसे के लिए नहीं उठ रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। हम्म। तो सर आपने जैसे इसमें ये बात बोली ना कि हाँ पैसे के लिए नहीं उठ रहे हो, अपना जो भी मनपसंद काम है हाँ वो करते हो आपने, तो आप सोए सोए भी कमा रहे हो, बीच में आपने ये बात बोली, तो ये बहुत सुनने में आता है कि मोस्टली हमने देखा है कि जो भी मिलियनर्स हैं सब ये बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, सब ये बात करते हैं, आपने भी यही बात करी कि सोए सोए पैसे कमाओ, तो एग्जैक्टली वो जो कॉन्सेप्ट होता है कि अर्न वाइल यू स्लीप, तो वो हाँ, कैसे हो सकता है? उसके लिए पहले काम करना पड़ता है। या तो पिताजी इतना छोड़ जाए, है ना, तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज या रेंटल इनकम या बहुत सारा पैसा हो। लेकिन जो सेल्फ मेड लोग हैं हमारी तरह, उनको पहले बहुत काम करना पड़ता है। तब आप एक एक्यूमुलेट करते हो, कॉर्पस जिसको बोलते हैं। मान लीजिए आपने 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया। अब आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करके, जहां से आपको रेगुलर इनकम आए। अब रेगुलर इनकम क्या है? किराए आ रहे हैं, कुछ ऐसे आपने स्टॉक्स कंपनी के शेयर लिए हैं, डिविडेंड आ रहा है। यह एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं खुद भी अपने लिए भी करता हूँ। वो म्यूचुअल फंड में SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जब एक बार पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसमें से आप कुछ विड्रॉ करते रहते हो हर महीने, जो आपके पास आप इंस्ट्रक्शन देते हो राइटिंग में कि मुझे फर्स्ट को इतना पैसा चाहिए, तो आता रहता है उसका उसमें से। और वो पैसा आपका वो भी बढ़ता रहता है और पैसा भी आता रहता है। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। दूसरा, रेंटल इनकम तो है ही है, नो ब्रेनर। तो सर आपने जो अभी एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करी, आज तक हमने एसआईपी के बारे में बहुत सुना है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक छोटा अमाउंट से, तो जो एसडब्ल्यूपी है वो आप थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे इसके बारे में? बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, लिक्विडिटी भी रहती है, पैसा भी बढ़ता है। तो उदाहरण के तौर पे आपने, एक है एक्चुअली मेरे एक जानने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने कोई 35 1 करोड़ रुपए SIP से इकट्ठा कर लिया। तो अच्छी इनकम थी, हॉस्पिटल अपना छोटा था, तो 25 1 लाख रुपए की SIP करी उन्होंने। तो 6 7 साल में अच्छा ऐसे फंड्स में लगाया, थोड़े हाई रिस्क होते हैं, मल्टी कैप फंड वगैरह, जिनमें 20% तक रिटर्न आ जाता है। तो उसमें पैसा लगाने से उनका पैसा हो गया 35 करोड़ रुपए। अब वो 35 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा अब हमें लाइफ इजी लेनी है, अब हमको उतना काम नहीं, 12 12 घंटे काम करते थे। तो उन्होंने फंड्स में जैसे 20% रिटर्न आ रही है, 10% विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो 35 करोड़ का 10% कितना होता है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ को अगर 12 महीने से डिवाइड करें तो तकरीबन तकरीबन 25 30 लाख रुपए हो गए। उसमें 12% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट गया। तो बाकी पैसा आपके पास पूरा टैक्स पे करने के बाद, मान लीजिए 22 लाख आ रहा है, 23 लाख आ रहा है महीने का, हर पहली तारीख को आपके अकाउंट में आ रहा है। तो काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आ रहा है। और 20 22 लाख आज एक अच्छी जिंदगी के लिए हमारे देश में कम नहीं है। मैं नहीं समझता आदमी पूरा खर्च कर सकता है, अनलेस कुछ ऐसे अय्याशी में ना पड़े जहाँ पैसा बहता है, जुआ हुआ टाइप या वैसा। अदरवाइज एक एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी वेकेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, समाज, चल जाता है। 10 12 लाख में अच्छा घर चल जाता है। तो 20 25 लाख की ऐसे हो जाती है। अब रह गया जो 35 करोड़ अभी भी वहां पड़ा है। 10% आप निकाल रहे हो, 10% वहां भी बढ़ा है, तो 10 साल में 35 फिर 70 हो जाएगा। तो अगले 10 साल में आप 7 करोड़ रुपए निकाल सकते हो। दैट इज SWP। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ना, मैंने हाँ, पहली बार सुना है इसके बारे में, तो थैंक यू वो शेयर करने के लिए। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे थे ना, आपने उसमें कहा कि अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी हैबिट्स ना हो कि आप उसको बर्बाद कर दो जब आपके पास पैसा आ रहा है, तो क्या आपने अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि आप बिजनेस कोचिंग भी देते हैं, तो आपने किसी को देखा कि जिनकी कुछ एक ऐसी हैबिट्स रही जिसकी वजह से वो जो कहते हैं वो अर्श से फर्श पर आ गए? एक हमारे कस्टमर थे अमेरिका में, बहुत बड़े कस्टमर थे, और उनसे मिलने के लिए हमको 1 साल बाद अपॉइंटमेंट मिली। इतने बिजी थे, अगर मैं मिलियन से बात करूं तो $100 मिलियन से ऊपर का उनका टर्नओवर था। मतलब उस जमाने में आज के डॉलर रेट से पकड़े तो 800 करोड़ होगा, और अच्छा लाइफस्टाइल था। उनको जुए की लत लग गई, तो इंडिया आते थे जब वो, तो काठमांडू में तब कैसीनो होते थे, या तो अब गोवा वोवा में हो गए,
तो उनको एक वहाँ से प्लेन लेने आता था खास, क्योंकि वो एक रात पे 4-5 करोड़ रुपए ऊपर-नीचे हो जाते थे और ज़्यादातर कैसीनो में हारता ही है आदमी, बिकॉज़ हाउस ऑलवेज़ विन्स, कैसीनो जीतता है तभी चलते हैं। हुँ। तो कैसीनो से बड़े ही किस्मत वाले कोई जीत के निकलते होंगे, बाकी हार के निकलते हैं। और वही वो अमेरिका में अटलांटिक सिटी और लास वेगास है, वहाँ जाते थे खेलने। तो जो लोग इतने बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनको कैसीनो बहुत चढ़ाते हैं माना फ्री होटल्स देंगे, प्राइवेट जी। प्लेन भेजेंगे लेने के लिए कि पता है ये 4-5 करोड़ 10 करोड़ हार के जाएगा, तो इनसे तो उनका बड़ा धंधा चल रहा है। तो उसका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। तो वही आदमी, जब उसका बिजनेस बंद हुआ, कुछ टच छूट गया, तो एक दिन मुझे अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में लिफ्ट में मिला। उसकी हालत देख के बड़ा दुख हुआ और उसने कहा मैं कोई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हुँ। तो एक ऐसे कपड़े, ऐसे बिल्कुल जैसे मुचड़े से कपड़े होते हैं, शेव बनी हुई नहीं, चेहरे पे बड़ी बिचारगी, तो वो हालत हो गई उसकी। तब जुआ किसी का ना हुआ, हमारे यहाँ तो कहानियां हैं, युधिष्ठिर जी बीवी हार गए, राजपाट हार गए। तो इस तरह की आदतें आदमी का सब पैसा बर्बाद कर देती है। हुँ। ये बिल्कुल सही बात है, जुए जी, की लत वाक़ई बहुत बुरी है और आजकल की जो मोबाइल ऐप्स भी कई ऐसी चल गई हुई हैं, जी। जहाँ पर हम रोज़ सुनते हैं कि कभी किसी बच्चे ने लाखों लगा दिए अपनी फैमिली के। हाँ, बहुत सारा गेमिंग ऐप्स और ये वो सब कुछ चल रहा है। हाँ, हाँ। तो अगर अगर कोई अपने आप को इससे बचाना चाहता है कि अगर आपका हमारा पॉडकास्ट कोई सुन रहा है और वो भी कहीं न कहीं ये जो गेमिंग ऐप्स के बारे में हमने बात करी, बेटिंग ऐप्स के बारे में बात करी, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे पैसे लगा रहा है और वेट कर रहा है आज कि कल ना आज नहीं तो कल मैं इसमें से कुछ ना कुछ कमा लूँगा, उनके लिए कोई मैसेज? बहुत टफ है, ये लत है एक। ये वाली जो जैसे बोलते हैं ना कि ये सिन बिज़नेसेस जिसको मैं कहता हूँ, ये सब लोगों को आदत डालते हैं, सिगरेट, शराब, जुआ। मैंने देखा है लोग आईपीएल में, क्रिकेट में, बैटिंग में और कई-कई साल तक। मैं जानता हूँ किसी को ऐसा जो हमारे क्लोज़ है, उनका बेटा उसमें फँसा हुआ और कई साल हो गए। मतलब लाखों रुपए उसके पेरेंट्स के बर्बाद कर चुका है, अपनी ज़िंदगी, वाइफ़ उसकी छोड़ के चली गई इस आदत की वज़ह से। लेकिन वो छूट नहीं पा रहा है। दे नीड प्रोफेशनल हेल्प। आई थिंक इसमें काउंसलिंग, थेरेपिस्ट ये मदद कर सकते हैं। हमारे हुँ, बस की बात नहीं है कि हमारे एक मैसेज से वो छोड़ देंगे, आई डोंट थिंक सो। हुँ। नहीं, सही बात है। हाँ, अच्छा तो जैसे एक तो ये होता है कि भी बैड हैबिट आपने बताई, तो वैसे मैंने देखा कि कई लोग बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन उनका पैसा बच नहीं रहा होता और कोई बहुत बैड हैबिट भी नहीं होती है उनके अंदर, फिर भी वो कुछ इस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा होता उनसे, तो वो क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि पर्सनल फाइनेंस ना कहीं सिखाया नहीं जाता है। आप भी कॉलेज गए होंगे, मैं भी गया कॉलेज, कहीं नहीं सीखने को मिला। तो मनी मैनेजमेंट की वज़ह से कितने लोग बर्बाद हो गए। इवन बिज़नेस की अगर बात करूँगा, बाद में बात करूँगा कि बड़े-बड़े हम नाम लें आज इंडस्ट्रियलिस्ट, जो देश छोड़ के चले गए, बैंकरप्ट हो गए, बिकॉज़ वो डिपेंड रहे सीए पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनको आता ही नहीं, कैश फ्लो पता ही नहीं। वैसे ही पर्सनल फाइनेंस भी, क्योंकि इतने कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट हैं, हर चीज़ ईएमआई पे मिल रही है। घर ईएमआई पे ले लिया, गाड़ी ईएमआई पे ले ली, आईफ़ोन ईएमआई पे ले लिया, टीवी ईएमआई पे ले लिया, वैकेशन ईएमआई पे ले ली, तो सब कुछ तो ईएमआई चल रही है। तो उसमें चल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम और उसका रेशियो का कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि कहीं सीखा नहीं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि एक अच्छा वेल्थ एडवाइज़र ज़रूर रखा जाए। एटलीस्ट वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर देगा कि ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कोई काउंट नहीं करता है कि आज आपका 1 लाख रुपया जिसकी वैल्यू तकरीबन 25,000 है, अगर हम काउंट करें इन्फ्लेशन को, तो वो आगे चल के 10,000 रह जाएगी। आप देखिए पिछले 5 साल पहले 1 लाख में जो चीज़ें आती थी, अब नहीं आती, कम आती हैं या ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इन्फ्लेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको ये भी फ़िगर आउट करना कि हमारी जो आज इनकम है, वो इनकम भी तो बढ़ती रहे। 10% का इन्फ्लेशन है। गवर्नमेंट कहती है ऑफ़िशियली 5% है, बट आप घर में ज़रूर खर्च चीज़ें खरीदती होंगी, सब्जियाँ, ग्रोसरी, वो 10-10% बढ़ रही हैं। तो 10% से हमारी इनकम बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? एटलीस्ट उतनी तो बढ़ रही। दूसरा, हम जो इन्वेस्टमेंट करें, लोग एफडी में रख देते पैसा और वहाँ 5% मिल रहा है और 10% इन्फ्लेशन है, 5% तो पैसा घट गया। तो ये नॉलेज खुद से या तो सीखे आदमी, इतने सारे वीडियोस देखे, समझे, या एक एडवाइज़र है, आज हर प्रोफ़ेशनल चीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ पे हेल्प ले ले। तो वो बड़े काम आते हैं, तो आपको कम से कम लाइफ़, जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब हो जाए ना, तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। हुँ, बिकॉज़ हर चीज़ उससे कनेक्टेड है। अगर कर्ज़े में आ गया वो आदमी, तो फिर उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। कलेक्शन एजेंसी दिन-रात फ़ोन, हैरेसमेंट, बहुत मुश्किल में फँस जाते हैं लोग
और उससे फिर एक बार इतना बड़ा मैस कर लेते हैं, सिबिल खराब हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, और वन सिबिल इज गॉन, योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज फिनिश। कहीं से आपको पैसा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, कोई आईपीओ नहीं ला सकते, बिकॉज योर क्रेडिट हुँ, हिस्ट्री इज बैड। नहीं, सही बात है, ये अच्छी बात है आपने बताई है कि इन्फ्लेशन का भी ध्यान में रखना है कि जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हाँ, आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हों जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमा के दें आपको। तो फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब नॉर्मल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम 6% आता है। आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले तो 6 लाख साल का आएगा। लेकिन वो 6% इन्फ्लेशन अब भी 10% है। लेकिन जो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ तो आपको रेगुलर एक इनकम आ रही है, दूसरी तरफ आपकी जो रियल एस्टेट है वो भी कंपाउंडिंग 12-13% के हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ती है। कभी ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों को ये रहता है, अरे मैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, 5 करोड़ हो गया। लेकिन जितने सालों में वो हुई आप देखेंगे तो 12-1% का रिटर्न आता है। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, सो 12% रियल एस्टेट देती है। म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी, जिनको डायरेक्ट इक्विटी की समझ हो कि शेयर मार्केट कैसे, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ना जानता हो, तो वो तो जो बड़े नाम है, राकेश झुनझुनवाला हुआ करते थे या वॉरेन बफेट, ये तो 50-50, 60-60% भी निकाल लेते, मतलब उनको समझ है कौन सी कंपनी कहीं किस टाइम पे लगाना है। जिनको नहीं समझ है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रूट है, और 15% तक तो बिल्कुल नो ब्रेनर है। आप अच्छे ब्लू चिक म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको, 15% वो भी लॉन्ग टर्म में दे जाते हैं। तो इन्फ्लेशन 10%, आपने उसको बीट किया, 5% जो मनी इज अर्निंग। तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा बढ़िया काम करती हैं कि आप यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड योर मनी इज सेफ एंड मनी इज ग्रोइंग। राइट, तो आपने कहा एक तो म्यूचुअल फंड और एक हाँ, रियल एस्टेट जो होता है वो और हम वर्क डायरेक्ट करते हैं। इक्विटी अगर आपको समझ हो, डायरेक्ट अगर आप इक्विटी, सीख राइट। लें बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, हुँ, कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, अभी ट्रम्प साहब ने हंगामा किया हुँ, परसों, तो ब्लड बात हुआ पड़ा, 5-5 पर रात को अमेरिका की स्टॉक मार्केट 5% गिरी है। परसों 4%, 3-4% गिरी थी, 10% 2 दिन में उड़ गई। हुँ, अब उन्होंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ से बहुत सारे बिज़नेस ऊपर नीचे हो गए। आज मैं गारमेंट एक्सपोर्टर से बात कर रहा था, कहते हैं हमारी तो शिपमेंट तैयार पड़ी, बाहर करें हम नहीं लेते, रेट घटाओ, यहाँ 26% तो टैरिफ लग गया है। तो बहुत सारी उथल-पुथल हो रही है। तो उसमें चलते हुए जिसको ये समझ हो, कौन-सी आईटी शेयर गिर गए, हुँ, तो किस पे कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, शेयर बाज़ार की इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ईज़ी रूट राइट। एक आम आदमी के लिए ये है कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए जाओ और एक हुँ, अच्छा वेल्थ एडवाइज़र रख लो, क्या ही छोटी-सी फीस लेते हैं वो। कई तो डिस्ट्रीब्यूटर फीस भी नहीं लेते, वो म्यूचुअल फंड ही उनको कमीशन देता है। तो हुँ, पढ़े-लिखे लोग होते हैं, इन्होंने, मैंने भी कोर्स किया, सीएफपी किया था, गारमेंट एक्सपोर्ट जब बंद किया था, 2 साल पढ़ने गया था। तो मुझे पता है वो कितना गहराई से पढ़ाते हैं इसके बारे में। तो जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, शरीर में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर पे जाते हैं। वेल्थ के लिए हम वेल्थ डॉक्टर के पास जाएँ, व्हिच इज़ वेल्थ एडवाइज़र। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ये चीज़ें बताई कि ये हमको इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करेंगी। तो अगर अभी जो मिडल क्लास सैलरीड पीपल हैं, वो ऑलरेडी जैसे आप बात कर रहे थे, वो ईएमआई ट्रैप में भी फँसे हुए हैं, पर्सनल लोन के भी ट्रैप में फँसे हुए हैं। तो वो इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि कैसे वो मैनेज करें अपनी ईएमआईज़ को भी, लोन्स को भी और इन्वेस्टमेंट्स को? मैं समझता हूँ कि जो उनकी पत्नी है ना, वो सीख लें। क्योंकि बड़ी कमी है यहाँ। हुँ, एक तो जो मेल हैं अर्निंग मेंबर, उनको अक्ल नहीं है, और महिलाएँ तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। हुँ, पहली बात, कई सारी कमा नहीं रही हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड्स। सेकंडली फाइनेंशियल मैनेजमेंट से दूर-दूर तक उनका रिश्ता नहीं हो, तो और भी ज़्यादा अनजान है। हुँ, मेन तो फिर भी कुछ इधर-उधर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वो तो कहती है हमारा तो काम है अभी बच्चे सँभालना, घर सँभालना, किचन सँभालना, और उसके ऊपर से डिपेंडेंस, तो फाइनेंस से तो दूर-दूर तक उनका रिश्ता नहीं। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो भी एक हिस्सा ज़िंदगी में आदमी के दे रही हैं। वो घर सँभाल रही है, वो काम कर रहा है, वो काम नहीं कर पाएगा अगर ये घर नहीं सँभालेंगी। हुँ, तो दे शुड आल्सो गेट एजुकेटेड देमसेल्व्स। तो जब वो इस पे एजुकेशन ले लेंगी, तो घर के साथ-साथ पति के पैसे भी सँभाल लेंगी। तो मैं समझता हूँ उनका ज़्यादा रोल है, उनको सीखना चाहिए ये, कि हुँ, पैसा कैसे सँभाला जाए। और कई जगह मैंने देखा है, कल्चर है कि हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, वो अपनी कमाई वाइफ़ को बताते हैं, देते हैं हाथ में कि तुम घर चलाओ, थोड़े से ऐसे चलते हैं। बट अब जब दोनों को ही नॉलेज नहीं है, तो फिर उल्टी-सीधी इन्वेस्टमेंट उनसे भी हो जाती है कहीं न कहीं, क्योंकि दिवाली आती है, फेस्टिवल आते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो ईएमआई पे चीज़ें ली जाती हैं।
गलत नहीं है ईएमआई पे लेना, लेकिन कितने परसेंट जा रहा है वो समझना ज़रूरी है। फ्यूचर के लिए सेविंग करनी, अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी, बच्चों की एजुकेशन के लिए करनी, उनकी शादी के लिए करनी है। सो मेनी थिंग्स आर इन फ्यूचर यू कैन प्लान। हुँ। हर 2-3 साल में एक वैकेशन बढ़िया लेनी चाहिए, उसके लिए भी प्लान किया जा सकता है कि इतने पैसे मुझे फॉरेन वैकेशन या डोमेस्टिक वैकेशन लेनी है। तो एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेल्थ एडवाइज़र। राइट, तो आपने जैसे इतनी क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है लोगों के भी ये कि क्या उनका माइंडसेट रहता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो जो ऐसे लोग हैं जो मतलब काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि भी मतलब कि उस पैसा कमाने की वजह से उनकी लाइफ जो है सारी उसमें चली जा रही है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, जैसे कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करी थी। वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बट पैसा बचता नहीं है। तो इन दोनों तरह के लोगों के माइंडसेट में आपको कोई डिफरेंस कभी नोटिस करने को मिला? फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। उड़ाना तो हर कोई चाहता है, किसको नहीं अच्छा लगता। हुँ, आज हम कहीं बाज़ार गए हैं, कोई कपड़ा दिखे, कोई अच्छी गाड़ी के रोज़ एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हैं, नई-नई गाड़ियाँ आ रही, नए-नए फ़ोन आ रहे हैं, दिल तो सबका करता है ना। लेकिन उसमें अपना इनकम के हिसाब से खर्च करना, तो वो ज़रूरी है। उसमें फिर पता रहता है कि कितनी सेविंग करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल मैं बताऊँ 2-3 लाख कमाने वाले इंसान के लिए, आज 50% चला जाता है उसका नेसेसिटीज़ में, जो ज़रूरी ग्रोसरी, बिजली, पानी ये खर्चा होता है। उसके बाद में उसको बाकी के पैसे को तरीके से करना है कि 10% तो उसको कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डालना चाहिए। एफएफए बोलता हूँ मैं उसको, कि जो हाई रिटर्न, जो ये 20% वाले म्यूचुअल फंड मल्टी कैप बता रहा हूँ मुझे, उनमें डालना चाहिए, ताकि वो जुड़ते-जुड़ते पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ बहुत पैसा हो जाता है। अगर आप कोई एसआईपी कैलकुलेटर से देखें ना करके, कि सिर्फ 2 लाख में मैं 10% बोल रहा हूँ, 20,000 रुपए हुए। 20,000 रुपए अगर कंसिस्टेंटली सेव करते हैं ना, और 30 साल की उम्र से करते हैं, तो कुछ वो 1.5 से करोड़ भी हो जाता है, अगर कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो मैं अगर बात करूँ, मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं वो 20,000 नहीं बचा सकता था। हुँ, लेकिन समझ नहीं थी मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मैंने वो कंसिस्टेंटली नहीं बचाए। आज मेरे पास 150 करोड़ नहीं है। लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं और 30 साल की उम्र है, मैं 67 हूँ, तो 30 साल गुज़रते ज़िंदगी के पता नहीं लगते कि कब आप 60 के हो गए। हुँ, तो एट लीस्ट अगर आपके बिज़नेसेस नहीं चले, या आपने बहुत ज़्यादा करियर में तरक्की नहीं की, स्टिल यू विल हैव लॉट ऑफ मनी फॉर योर ओल्ड एज, जहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हो सकता है शरीर भी ना चले, इतना एक्टिव रहे, तो एटलीस्ट यू हैव मनी व्हिच कैन हुँ, सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये 10% वहाँ जाना चाहिए। 5% मैं समझता हूँ ये हो गया 60%। हुँ, 5% चैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ गिविंग बहुत है, कि जब हम देते हैं, तो एक तो हमें खुद को खुशी बहुत होती है कि हमने कुछ समाज में कंट्रीब्यूट किया, और दूसरा हमारी खुद की वेल्थ बढ़ती है। आई पर्सनली बिलीव के व्हेन यू गिव, यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। कुदरत का नियम है, एक आम का बीज बो तो एक थोड़ी वापस आता है, कई आते हैं, जिंदगी भर आते हैं। राइट। तो इस तरीके से 5% देना चाहिए, हुँ, 65% हो गया। 10% आपकी वांट्स पे जाओ, टीवी ले लो, घूम लो, वेकेशन कर लो, तो ये हो गया जी 75%। अब बाकी 10-15% सेल्फ एजुकेशन हो गया, और भी कोई इमरजेंसी फंड में रख लिया। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कि जो आपका हुँ, बैलेंस 50% है, उसपे से जो मर्जी करो, बस 10% एफएफए जरूर कर लो, वो आपको बचा हुँ, देगा कई जगह। हुँ, नहीं ये बहुत अच्छी हाँ, आपने और एडवाइस कितनी दी भी है, इनकम हो, हाँ, चाहे 50,000 हो, 5,000 बचा लो, राइट। 20,000 हो, 2,000। कई लोग सवाल करेंगे, हुँ, आपके इसमें कमेंट हमें तो 20,000 इनकम है, मैं क्या बचाऊं? भाई 2 बचा ले यार, हुँ, 10,000 है, 1,000 बचा लो, वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ। इट्स एट्थ वंडर, वॉरेन बफेट बोलते हैं। थॉमस एडिसन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर। हुँ, ये लेटर ईयर्स में ज्यादा काम करता है, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आज बचाना शुरू करूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है अब बचा के मैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन जो लोग यंग हैं, हुँ, उनके पास ये टाइम इज ऑन देयर साइड, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दे कैन एटलीस्ट इन ओल्ड एज दे कैन बी वेरी वेल्दी। कई लोग ऐसे भी सवाल करेंगे, 30 साल किसके पास है, बेवकूफ बना रहे हो, 30 साल, 30 साल भाई निकल गए, मेरे निकल गए, पता नहीं लगा देखते देखते, कि लगता है हुँ, कल की बात थी कि हम इतने यंग थे और आज वापस 67 हो गए। तो टाइम विल फ्लाई, यू विल नॉट नो, समय निकल रहा तेजी से। तो ये एक हैबिट शुरू से इनकलकेट कर लो,
कि मुझे 10% कमाई का एफएफए में जरूर डालना है, बस उसको बिल्कुल। टच नहीं करना कंसिस्टेंटली। राइट, ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो कहते हैं ना कि बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। हाँ, ये तो घड़ा क्या समुंदर बनता है हाँ, यहाँ। सही सही ये बात है। बूंद बूंद से समंदर बन रहा है। तो जैसे कि आप यंग एज से कह रहे हैं स्टार्ट करने की, तो जो यंग एज की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे ना आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये भी रहती है उनको कि हम जॉब करें कि हम बिज़नेस करें। तो आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा सब चाहते हैं कि हम अपना बिज़नेस करें। हम्म, कई लोगों को फैमिली से यही सब मिला होता है कि नहीं पढ़ना है और जॉब करनी है। तो क्या बेटर होता है, जॉब या बिज़नेस? कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ, कम से कम मैं समझता हूँ मेरे चैनल पे 40 मिलियन है, बाकी जगह पे भी 100-200 मिलियन गया है, कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। क्योंकि तुम जब नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो, और आप अपना समय बेच रहे हो, समय खत्म तो पैसे खत्म। और इनकम शुड बी अनलिमिटेड, और वो सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है। अब सवाल आता है बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं? हुँ। तो बिजनेस वो आसानी से कर सकता है जिसका किचन सेफ है, पहली बात। माना माँ बाप घर चला रहे हैं आपके पास, उनको तो बिल्कुल भी नौकरी नहीं करनी चाहिए, अनलेस बहुत लोग सवाल करते हैं जी सुंदर पिचाई को ये बात बोलो, या तुम सुंदर पिचाई हो? हुँ। बनो गूगल के सीईओ, तुम तो बिजनेसमैन से भी ज्यादा अच्छे हो, हमसे ज्यादा रईस है वो। लेकिन वैसी जॉब करो फिर, और बिकम ए प्रोफेशनल, बड़े डॉक्टर बनो, बड़े सीए बनो, बड़े इंजीनियर बनो, जहाँ पे आपकी करोड़ों रुपए सैलरी है, ओके। लेकिन अगर मीडियोकर जॉब करनी है आपको, लाख 2 लाख 3 लाख की, तो उससे तो वो टाइम अपने बिजनेस पे लगाओ, बहुत ज्यादा कमा लो। तो उन लोगों को जिनको इधर के पीछे की चिंता नहीं है, उनको जरूर कुछ बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस कौन सा करना चाहिए, तो उसके लिए मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है कि जो बिजनेस पे तुम्हारा इंटरेस्ट लगता है वहाँ नौकरी कर लो। अब रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट में नौकरी कर लो, अब वहाँ तनख्वाह भी मिलेगी और सीखोगे भी, मतलब somebody is paying you to learn। तो 2-3 साल काम कर लो, आपको समझ में आ जाएगा शेफ कैसे संभालना है, कस्टमर कैसे संभालने हैं, साथ में जो भी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये वो बहुत सारी कंप्लाइंसेज हैं, वो कैसे संभालनी है। तो यू नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। और ये रियल लाइफ में, मैं गारमेंट एक्सपोर्ट में 2 साल नौकरी की थी, तो मेरा तीसरे साल से बिजनेस चालू हो गया था। मेरे एक कस्टमर थे, उन्होंने अमेरिका में एक बहुत बड़े इंपोर्टर के यहाँ जॉब की, 7-8 साल जॉब की, उनके सब बड़े बड़े कस्टमर, वॉलमार्ट, मेसी, जेसी पेनी, सबके बायर से दोस्ती हो गई। जिस दिन उसने काम अपना शुरू किया, उसके ऑर्डर्स ऐसे होते थे, हम मजाक करते थे, इसके ऑर्डर ऐसे आ रहे थे, टेलीफोन नंबर है इतने बड़े, एक दिन का स्ट्रगल नहीं। तो जब आप कहीं भी कोई बिजनेस करना हो, उसमें पहले जॉब करो, सीखो। मैंने जब वेल्थ मैनेजमेंट शुरू किया तो मैं पढ़ने गया 2 साल, पढ़ाई तो कर ली, लेकिन ना मेरे पास कस्टमर है, ना मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मैंने वहां से को फाउंडर उठाया जो सिटी बैंक में जॉब करता था, बजाज कैपिटल में जॉब करता था, उसके बाद कस्टमर भी थे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था। तो कहा, आ जाओ भाई पार्टनरशिप करते हैं। काम चल गया, 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो गए। तो बिजनेस का रिस्क मिटिगेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि या तो उस इंडस्ट्री का को फाउंडर ले लो, या खुद उस इंडस्ट्री में नौकरी कर लो, तो आपको बिजनेस का रिस्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो ट्यूशन फीस लगती है ना, 2-3 साल नुकसान करने पड़ते, वो नहीं होगा। तो ये मेरा तजुर्बा है। ग्राउंड लेवल की नॉलेज आपको मिल हाँ, जाती है, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो अब रही हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जिनको घर चलाना है, मजबूरी है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो तो नौकरी करें, उनके लिए सेफ है। नौकरी करते हुए साथ में कुछ ऐसा साइड हसल करें, कोई ऐसी स्किल सीखे जो वीकेंड पे कर सके। तो वो करते 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 जब इनकम बढ़ जाए सैलरी के बराबर, तो छोड़ दो, अब रिस्क आपका वहां भी खत्म हो गया। और ऐसा मेरे कई मेंटीज ने किया। एक मुझे याद है किस्सा कि बेंगलोर के थे, तो उसे बोला मेरे घर में कोई कमाने वाले में 40,000 की आईटी की जॉब है, मेरा इंटरेस्ट है इंटीरियर में। तो उसको मैंने यही कहा, तू को फाउंडर ढूंढ ले, तू मार्केटिंग में अच्छा है तो वीकेंड में मार्केटिंग कर, अब आईटी में सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो उसने एक दोस्त को बोला इंटीरियर करते हैं, और साथ में उसने बेंगलोर के सबब्स में जो मकान फ्लैट बन रहे थे वहाँ जा जाके गुरिल्ला मार्केटिंग शुरू की, अपने पैम्फलेट डाला है, कार्ड डाला है। तो जब इतना कुछ करता है, एक आधा मिल ही जाता है। कोई ऑफर ऐसी थी कि जो मार्केट से सस्ती थी, तो किसी ने काम दे दिया, और एक बन गया तो वो दिखा दिखा के वो पूरे अपार्टमेंट मिलने शुरू हो गए उसको, उनके आरडब्ल्यू के ग्रुपों में चला गया वो, बहुत सारे। तो उसके बाद जब मैं उसको, मुझे याद है 2018 में बेंगलोर में मिला, तो उसके नीचे 30 डिजाइनर काम कर रहे थे।
तो 40,000 का जॉब वाला 12 करोड़ का उसका टर्नओवर हो गया था। तो दैट्स पॉसिबल फॉर पीपल इन द जॉब कि साइड में को-फाउंडर ले लें, वीकेंड पे काम करें या खुद वीकेंड पे साइड हसल करके अपनी कोई स्किल को सीखें और उससे इनकम लेवल जब वैसा हो जाए तो जॉब छोड़ दो। देन बिज़नेस राइट। हो गया आपका अपना, अब उसको स्केल करो। तो दैट इज़ माय एडवाइस। और तीसरे तरह के लोग हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस में आते हैं। बहुत लोग आते हैं 40-45 की उम्र, कॉर्पोरेट से दुखी हैं बहुत, पॉलिटिक्स से, दोस्त उनके आगे बढ़ गए जिन्होंने बिजनेस किया और वो जॉब में फंसे हुए हैं। अब वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जॉब छोड़ के फ्रस्ट्रेट होके कि अब मेरे पास सेविंग हो गई है, मेरे पास 40-50 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। और 6 महीने साल में पैसे खत्म हो जाते हैं, ना वो जॉब के लायक रहते हैं, ना वो बिजनेस के लायक रहते हैं। तो उनके लिए भी मेरी यही सलाह है कि पहले कुछ साइड में करो, उसकी इनकम बढ़ाओ, तब जॉब छोड़ो। अदरवाइज यू आर पुटिंग योर फैमिली ऑन रिस्क। बहुत बड़ा आप खतरा मोल ले रहे हो, जिंदगी खराब हो जाती है, टेंशन हो जाता है, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो जाते हैं, समाज में सर उठा के आदमी नहीं चलता कि बेला घर बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो फॉर देम इज इम्पोर्टेंट कि ये बड़ा केयरफुल स्टेप लें, जोश में ना आ जाएं कि मैंने बोल दिया पान की दुकान खोल लो, नौकरी मत करो और छोड़ के लग जाओ धंधे में। तो बी वेरी केयरफुल हाउ यू डू इट। तो ये आपने जो थर्ड तरह के लोगों की बात बताई ना कि हाँ, वो एकदम से जोश में नहीं आ जाना हाँ, है, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, परेशान भी हो तो भी कोई बात नहीं, एक राइट तरीका, राइट स्ट्रैटेजी करेक्ट। के साथ उस तरफ बढ़ें और फिर अपना डिसीजन लें कि क्या करना है आगे। तो जैसे ना ये आप बात कर रहे थे तो इमोशंस नहीं हावी होने चाहिए, तो वैसे ही कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम में भी ना एक इमोशनल ब्लॉकेज होती है जो फाइनेंशियली फ्री नहीं होने दे रही होती। तो सबसे बड़ा इमोशनल ब्लॉकेज क्या होता है ऐसा? बिलीव नहीं होता कि मैं बहुत कमा सकता हूँ। तो उसमें जब आदमी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हैंड ब्रेक पे मैं, अब गाड़ी हैंड ब्रेक पे चलेगी कहीं, हिट हो जाएगी। तो हैंड ब्रेक पे गाड़ी चला रहे हैं, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, मुझे पैसे से प्यार नहीं है, आई केयर मोर फॉर रिलेशनशिप देन मनी। ऐसी बातें बहुत लोग करते हैं। पैसा कमाने वाले तो चोर होते हैं, टैक्सेस की चोरी करते हैं, ब्लैक मनी होता है। तो इस तरीके की बहुत अच्छा, एक और डायलॉग बहुत होता है, सिकंदर क्या लेके आया था, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, काय के लिए इतना करें। सो दीज आर द ब्लॉकेजेस जो उनको कुछ अच्छा बड़ा करने नहीं देती, बड़ा पैसा नहीं कमाने देते। बिकॉज आपके दिमाग में मनी का ब्लॉकेज है। यू आर क्रिटिसाइजिंग मनी, यू नेवर हैव मनी। आप किसी भी चीज को जिंदगी में क्रिटिसाइज, दोस्त को क्रिटिसाइज करो, दोस्ती नहीं चलेगी। स्पाउस को क्रिटिसाइज करो, वो नहीं चलेगा रिश्ता। अपने बिजनेस को क्रिटिसाइज करो, यूनिवर्स 100 रास्ते दिखाएगा बिजनेस कैसे बंद हो तुम्हारा। ये तो पैसे को क्रिटिसाइज करना, अच्छा कंपेयर करना, देयर इज नो कंपैरिजन। जैसे दाईं आंख इम्पोर्टेंट है, बाईं आंख इम्पोर्टेंट है, तो प्यार भी इम्पोर्टेंट है, दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दी, पैसा नहीं टिकेगा। तो पैसे को भी इम्पोर्टेंस देनी है। और ये खाली हाथ वाला डायलॉग तो जिंदगी भर गरीब रखेगा उनको। दे विल ऑलवेज स्ट्रगल विद द मनी। तो इसलिए जरूरी है कि पैसे को एक पॉजिटिव एनर्जी दो। एक बहुत खूबसूरत किताब है कैन हांडा की, हैप्पी मनी। वो कहता है आपके पास जो पैसा आ रहा है वो खुश पैसा होना चाहिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा हो। आज अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए और खर्चे 80,000 है, तो वो फाइनेंशियली फ्री है, अगर पैसिव इनकम है। और जिसकी इनकम 1 लाख है, खर्चा 1.5 लाख है, वो कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं होएगा, वो ईएमआई भरता रह जाएगा। सो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि सेट योर लाइफस्टाइल कि मैं इससे आगे अब नहीं बढ़ूंगा, और उससे अपनी इनकम को बढ़ा जाओ। मेरा रूल है डबल कर जाओ। 1 लाख है तो 2 लाख कर जाओ। तो आप इन्फ्लेशन भी बीट करोगे, आपका वो जो SWB बताया था पैसा भी बढ़ता रहेगा और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप बढ़ाते ही रहोगे, लाइफस्टाइल बढ़ाते ही रहोगे कि भाई अब मेरे को तो मर्सिडीज लेनी है, फिर रोल्स लेनी है, फिर प्राइवेट जेट लेना है, तो कोई उसकी तो कोई, फिर मुकेश अंबानी जैसा बड़ा घर बनाना है, तो कोई रुकावट तो है ही नहीं ना। देन यू हैव टू बी इन दैट रेस। और बहुत सुंदर कहावत है कि नो मैटर हाउ फास्ट यू रन in the rat race. No matter how fast you run in the rat race, you still remain a rat. तो लोग राइट। भाग रहे हैं ऐसे ही, सब भाग रहे हैं और पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा कमा भी नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल भी है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस।
तो हुँ। अच्छा कमाओ, फ्री रहो और फिर उसको अच्छी तरह मैनेज करो एंड देन हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, एन्जॉय योर लाइफ। जीवन एक ही है, ना पूर्व जन्म देखा, ना हुँ, अगला पता है। कितनी भी बातें कर ले कि हुँ, पुराने कर्म है, कुछ नहीं पता। हुँ, नोबडी नोज़, मैं तो नहीं मिला किसी को, कि हुँ, जिसको पता हो मुझे पूर्व जन्म याद है या पक्का हो मैं अगले जन्म में इंसान ही बनने वाला हूँ। ये एक ज़िंदगी है, एन्जॉय करिए उसको। लोगों के काम आइए, वैल्यू ऐड करिए, बहुत कुछ है करने को। हुँ। तो जैसे आपने कहा ना कि लोगों के काम आइए, तो लोगों के काम आने का ये होता है कि मोस्टली हमने ये देखा है कि जब कोई चढ़ता सूरज होता है उसको तो सब सलाम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसका मुश्किल वक़्त होता है, जब उसको वाक़ई में ज़रूरत होती है, तो उस समय लोगों जो उनके करीबी होते हैं कई बार काम नहीं आ रहे होते हैं। तो आप अभी अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे कि कैसे आपने भी अपनी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स देखे, तो उस समय पे आपको रिश्तों की क्या पहचान हुई? देखो जब बहुत अच्छा था तो बहुत नकली रिश्ते थे। लोग बहुत जुड़ते थे, कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने के लिए रिश्ते जोड़ते थे और हम हेल्प भी करते थे। क्योंकि इतना था तो कोई भी आता था, किसी को 2-4 लाख की ज़रूरत है, हम दे दिया करते थे। लेकिन जब खराब टाइम आया तो लोगों को ये लगा कहीं ये पैसे ना माँगे, तो फ़ोन उठाने बंद कर दिए और साथ में मिलना-जुलना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब उनसे कोई मतलब, उनको मतलब नहीं रहा। और किसी ने आके पूछा भी नहीं कि हाउ कैन आई हेल्प यू? साथ खड़ा हूँ, चाहे पैसे हुँ, से मदद नहीं करता है, मैं माँगता भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो उससे कुछ असलियत ये सामने आई कि बहुत ही कम, रेयर रिश्ते ऐसे मिलेंगे जो सच्चे होंगे और सबसे बड़ा रिश्ता अपनी फैमिली है, वही सबसे सच है। और बहुत हो गया तो 1-2 कोई करीबी दोस्त होंगे जो आपका साथ निपटाएँगे किसी, अदरवाइज़ इट्स ऑल अबाउट यू, योर फैमिली। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। व्हेन यू आर रिच और आपको पहचान है अच्छे बुरे रिश्तों की, तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। हुँ, एंड यू विल रियली नो कि मुझे अपनी फैमिली का टेक केयर करना है, अपनी हेल्थ का टेक केयर करना है और जो सच्चे दोस्त हैं उनका टेक केयर करना है। उसके बाहर बाकी जो भी हैं, इट इज़ योर नेटवर्क, वो हुँ, बाहर के लोग हैं। हुँ। तो जो आपने जैसे ये बताया ना कि अगर आपको पहचान हो जाती है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है, तो क्योंकि आपने ये चीज़ें बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व की, तो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि भई कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन अपना सिर्फ़ मौका देख के अपना निकल जाएगा। और ये समझ इस टाइम में आता है। जब बुरा हाँ। वक़्त आता है, और बुरा वक़्त अगर नहीं आता है तो समझ हुँ। नहीं आता है। पर हुँ। लाइफ टीचेस यू, आता ही है, कहीं न कहीं लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, धोखा दे हुँ, जाते हैं बहुत सारे। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जी, दोस्त आया था बड़ा इमोशन में, बोला जी यार प्लीज़ हेल्प कर दे, मुझे अपना बिज़नेस करना है, और अपनी लाइफ सेविंग दे दी, वो पैसे ही चले गए। हुँ। तो इस तरीके के लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट, जो लोग ये देख रहे होंगे आपका हुँ, हुँ, एपिसोड, उनको रिलेट कर पाएँगे कि इस तरीके के बहुत सारे उनके साथ धोखे हुए होंगे। हुँ, तो ये वाली समझ तो आती बुरे टाइम के बाद है। हुँ, लेकिन जब आ जाती है तो ऐसा लगता है, कैटरेक्ट के बाद जो सब साफ दिखने लगता है ना, हुँ, तो मेरे को याद है उस टाइम में मेरी बड़ी उम्र के लोग मेरे पाँव छूते थे। तो हुँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? नहीं जी, आप बा मैं तुम्हारा बाप कैसे हुआ यार? मेरी उम्र है 38 साल, तेरी उम्र है 50 साल, मैं तेरा बाप मेरे पाँव तो क्यों छू रहा है? लेकिन वो हुँ, मतलब होता था मेरे छूता था। हुँ, तो फिर अब हमें पता लग जाता है कि जो बड़ी उम्र वाला, बराबर की उम्र वाला भी पाँव छू रहा है, इज़ ही डूइंग इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट या उसे कोई मुझसे मतलब निकालना है? तो वो अब क्लियर हो जाता है बड़ा, पहले नहीं हुँ, था ये। तो वो वक़्त की हाँ, पहचान मतलब समय हमें करवा ही देता है करा कई बार देता है। तो पहचान। देन यू आर एबल टू हाँ, नो कि यहाँ पे सच्चा रिश्ता कौन है, कौन रिस्पेक्ट की वजह से पाँव छू रहा है, कौन हुँ, मतलब निकालने के लिए पाँव छू रहा है, तो पता हुँ, लग जाता है उनको। वो सही बात है और एक जैसे कि आपने फिर बाउंस बैक किया और जिस जहाँ पे आप थे, जहाँ से आप कहते हैं कि मैं नीचे आ गया था, तो आप उससे दुगनी तेज़ी से आगे गए हैं। तो वो क्या लेसन्स थे या वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? दुगनी तेज़ी से नहीं गया। हुँ, 2 बातें मैं कहता हूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा सँभालना 10 गुना मुश्किल है, हुँ, पहली बात। दूसरी बात, गिर के उठना भी 10 गुना मुश्किल है। बिल्कुल। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, हुँ, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा और तकरीबन ओके, ज़िंदगी के 20 साल लगे वापस खड़े होने में। ओके। पहली बार शायद 4-5 साल लगे थे, अब 20 साल लगे। और हुँ, अभी भी मैं कह सकता हूँ वो टाइम अभी भी नहीं आया है। हालाँकि आई हुँ, एम वेरी सक्सेसफुल, लेकिन उतना नहीं जितना मैं पहले था। गोइंग हुँ, देयर, रास्ता खुल चुका है, वैसे रास्ते खुल रहे हैं, हो रहे हैं, हुँ, हुँ, बट टू फाइंड माय फीट इट टूक मी 20 इयर्स। हुँ, तो 10 गुना मुश्किल है गिर के उठना, आसान नहीं है वो। और बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो गिरते हैं वो गिरे ही रह जाते हैं। हुँ।
तो क्या हेल्प किया आपको इसमें? मतलब कैसे आपने तजुर्बा। वो चीज़ क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे इतने साल तब लगे थे 5 साल, लेकिन अब आप क्या है कि अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो शायद वो ना हो, लेकिन जब विज़डम के टर्म्स में देखें तो आई गेस अगर आप अपने पहले वाले वर्ज़न से खुद को कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा आपको आ चुकी होगी। मैं कई बार लोगों मजाक ने में कहता हूँ कि उस उम्र में मेरे पास बाल बहुत थे, अकल बिल्कुल नहीं थी। आज अकल बहुत आ गई, बाल बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो अकल बहुत आ गई है और मैं बहुत लोग को, आई एम ए बिजनेस कोच, हुँ, तो बहुत लोग को ऐसी गलतियां करने से बचा भी लेता हूँ, नुकसान होने से, कि हुँ, जो गलतियां मैंने करी वो ना करें। और वो मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है। हुँ, राइट। फायदा तो सब लोग खुद भी कर लेते हैं, कमा हुँ, भी लेते हैं, मेरी गाइडेंस से कई लोग और ज्यादा भी कमा लेते हैं, हुँ, लेकिन जब मैं उनको बचा लेता हूँ वो उन गलतियों से और नुकसान से, वो गिफ्ट बहुत कम लोगों के पास है, कि जो 45 हुँ। साल का तजुर्बा, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, जीरो से वापस हीरो, वो बहुत कम साइकिल के लोग मिलते लाइफ में। तो वो क्या गलतियाँ आपको लगता है कि कॉमनली लोग कर रहे हैं? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, हुँ, एरोगेंस, कम उम्र में पैसा आ गया तो घमंड मुझे भी आ गया था, और जब घमंड आता है तो अकल खत्म हो जाती है। यू स्टॉप, यू स्टार्ट मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स। ऐसे पैसा बांट देना लोगों को, कोई भी आया हेल्प चाहिए, 2 लाख ले जा, 5 लाख ऐसे देते थे, 200 रुपए दे दिए, सब रिश्तेदारों को घुमाने ले जाते थे अपने खर्चे पे। सो अपने भी खर्चे बहुत बढ़ा लिए थे। मतलब जो चीज़ अगर एक अच्छे रेस्टोरेंट में हम आज की तारीख में 2,000 3,000 का खाना खा लेते हैं, तब हम 20-30 हज़ार खर्च लेते थे। जस्ट कि हमें तो 5 स्टार में ही खाना है, महंगे से महंगे में खाना है, महंगे से महंगे कपड़े लेने हैं। तो सब आपको समझ आ जाती है कि पैसे की वैल्यू लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये शर्ट मैंने पहनी है, अगर ये 2-3 हज़ार की शर्ट है, तो मुझे ये 80 हज़ार वाली शर्ट, ब्रांड लगा होगा यहाँ, तो वो एक तो मैं दूसरे का ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, वो हुँ, 80 हज़ार भी खर्च रहा हूँ। वो राइट। अब अकल आ गई है कि ठीक है, अच्छी हुँ, क्वालिटी के कपड़े पहनने हैं। हुँ, डज़न्ट हैव टू बी लोडेड ब्रांड, के आप 20 लाख के चलते-फिरते खुद ही ब्रांड हो गए, 2 लाख के जूते हैं, 1 लाख की शर्ट है, चश्मा है जी 50,000 रुपए का, 2 लाख रुपए का, तो वो सब खर्चे अब नहीं करते हम। हुँ। मतलब वही पैसे की हाँ, वैल्यू पैसे आप की जो वैल्यू आ कहते हैं। जाती है, और पैसे की हुँ, वैल्यू नहीं करते टिकता नहीं है, किसी के पास नहीं टिका। हुँ। यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी। तो ये तो आपने मिस्टेक्स बताई कि जो कॉमनली लोग हाँ, कर रहे होते हैं, और जो आपने कहा कि मैंने मतलब आप वापस आए हैं और आपने दोबारा अपने आपने खुद को कैसे सँभाला? जैसे आपने कहा ना गिर के उठे हैं कई बार, तो आपने खुद को वो कैसे हिम्मत दिलाई कि आप गिर के उठ सके? जब ऐसा वक़्त आता है ना कि आप बहुत बुरी तरह की, उस टाइम में बहुत अकेलापन होता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और क्रिटिसाइज़ हर कोई करता है आपको, क्लोज़ लोग, जानने वाले, दोस्त यार, रिश्तेदार, एवरीवेयर से हमें तो पता था ये होना था, तुम तो हुँ, बेवकूफ़ थे। वो हुँ, भूल जाते हैं ज़ीरो से बनाया भी तो हम ही ने था। तो पहली बात, ये एक वर्ड है दुनिया में, होप। अगर होप है, तो दुनिया में एक भी सुसाइड नहीं होगा। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड, कि आप रात को सो रहे हैं इस होप के साथ कि कल का दिन अच्छा होगा, और सुबह उठ रहे हैं कि आज का दिन कल से अच्छा होगा, तो यू कैन कैरी ऑन नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो दैट हुँ, होप नेवर डाइड। दूसरी चीज, आई सराउंडेड माई सेल्फ विद गुड बुक्स। तो एक किताब है रॉबर्ट शुलर की, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। यस। वो मैंने कम से कम 20 बार पढ़ी। उसमें जब भी मैं थोड़ा डाउन होता, खर्च हो किताब निकाल लेता था। मेरी फर्स्ट बुक थी वो अच्छा, मैंने। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली, कि कई स्टोरीज है उसमें लोगों के साथ, कितना कितना मैं तो हुँ, सोचता था मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, थोड़े पैसे ही गए, हेल्थ ओके, फैमिली ओके है यार, पैसे तो मैंने जीरो से ही कमाए थे, फिर कमा लूंगा। हुँ, मैंने ही कमाए थे ना, मैंने ही मेहनत की थी, दोबारा करूंगा फिर बन जाएंगे। तो वो होप कभी गई नहीं, दूसरे ऐसी किताबों ने। तीसरा, मैंने एक मेंटर ले लिया, तो मेंटर की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो उन्होंने जो पॉजिटिविटी सिखाई, कि हर चीज में ये ध्यान करके चलो कि एक दरवाजा बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो आपके भगवान मान लो, खुदा मान लो, अल्लाह मान लो, जो भी जिस रिलीजन से मानता है, या यूनिवर्स कह लो, देयर समथिंग बेटर इज ओपनिंग। तो ये जब आपके पास हमेशा विश्वास रहेगा ना, तो हर बुरी सिचुएशन में आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे। यार ये बुरा हुआ है, कुछ बढ़िया होने वाला है अब तो, ना एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जैसे कोविड आया था, हुँ, मुझे लगा कुछ बढ़िया होने वाला है यार, हालांकि मेरा बिजनेस हुँ, एकदम बंद हो गया था, होटल्स में हम प्रोग्राम करते थे, एडवांस दिए हुए थे, सब बंद। तो देन जूम खुल गया तो लाइफ चेंज हो गई, आज घर से करोड़ों रुपए आ रहा है, अपने घर से काम कर राइट। रहे हैं बैठे हुए।
तो जब इस बिलीव के साथ आप ज़िंदगी में जीते हैं ना कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ है यार, कुछ नया खुलने वाला है, जॉब गई है तो अब कुछ अच्छी जॉब मिलने वाली है या अच्छा बिज़नेस होने वाला है। कोई हुँ, रिलेशनशिप टूटा है तो नई अच्छी रिलेशनशिप आने वाली है। व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट तो पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं उसके बाद। बहुत सारे केस मेरे साथ तो हो रही हैं ऐसे, तो लोगों हुँ, के साथ भी होती होंगी, बट क्योंकि जब वो एनर्जी उसको ज़्यादा दे देते हैं ना, जो मुसीबत आई है, तो वही हावी हो हुँ, जाती है। एक बड़े कोच हैं टोनी रॉबिन्स, वो कहते हैं कि व्हाटएवर यू गिव एनर्जी टू दैट एक्सपेंस। तो उदाहरण के तौर पे भाई, ये 2 पौधे हैं हमारे। ये एक हुँ, पौधा है जिसमें बढ़िया फल लग रहे हैं, अमृत लग रहा है, और इधर जहर उग रहा है। हम हुँ, किसको पानी देंगे? इसी को देंगे, लेकिन हम पानी इसको दे रहे हैं जहाँ जहर उग रहा है। मुसीबत को पानी दिए जा रहे हो, बड़ी होती जा रही है, जो राई का पहाड़ कहते हैं। तो वी हुँ, ग्रो द प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन आवर माइंड। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम हार मान लेते हैं कि अब तो ज़िंदगी खत्म हो गई। तो ये 3 चीज़ों ने मुझे बचा लिया, और अब तो राइट। प्रॉब्लम आए तो मेरे चेहरे पे स्माइल आती है कि इसको भी देख लेंगे। बहुत अच्छे से आपने बताई है ये सारी बातें ना, और वो जो बुक के बारे में भी आपने बताया, वाक़ई सबको पढ़नी चाहिए जो भी इस फ़ेज़ से अभी गुज़र रहा है। और जो आपने ये कहा ना, जो एग्ज़ाम्पल दिया कि एक तरफ ज़हर का पौधा है और एक तरफ फ्रूट्स हैं उसके ऊपर अच्छे, तो हम पानी किसको दे रहे हैं? तो ये हुँ, थॉट अगर हम हमेशा अपने माइंड में रखें, तो वाक़ई में हम अपने थॉट्स को फटाफट से डाइवर्ट कर लेंगे, और हाँ। जैसा आपने कहा कि हाँ, अब कुछ अच्छा होने वाला है और हम अच्छे के ऊपर फ़ोकस कर लेंगे। तो जैसे कि अगर आज की डेट में कोई शुरुआत कर रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल जो ये जर्नी होती है, फ्रीडम की तरफ जर्नी है, तो उनको अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि ये चीज़ें आज से ही करनी शुरू कर दो? पहला-पहला तो भाई मेंटर ज़रूर रखो। हुँ, पेड, अनपेड, कोई भी आदमी जो आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार है और उस फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, उसको मेंटर बना लो। हुँ, और आप, मैं कहता हूँ कि किसी भी इंसान के पास जाओगे, सही तरीके से अप्रोच करोगे कि भई मैं आपकी मेंटरशिप चाहता हूँ, कोई मना नहीं करेगा, बड़े से बड़ा आदमी। हुँ, चाहे वो कम टाइम दे आपको, चाहे वो फ़ोन पे ही बता दे, लेकिन ये लोग मदद कर देते हैं लोगों की, बता देते हैं। तो हैव अ मेंटर। फिर पढ़ो, आज कितना कुछ तो अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो था ही नहीं, किताबें भी नहीं थी। हुँ, लाइब्रेरियों में जाके ढूँढ-ढूँढ के पढ़ते थे। आज बुक्स, ई-बुक्स, यूट्यूब, सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। हार्वर्ड ने अपने कोर्सेज़ फ्री डाल दिए हैं यूट्यूब पे। तो सीखने की तो कोई अब कीमत ही नहीं रह गई। यू कैन लर्न एज़ लॉन्ग हुँ, एज़ यू विश टू लर्न। तो जो भी ज़िंदगी में सीखना है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कला, कोई भी हुनर, कोई भी स्किल हासिल करनी है, इट्स अवेलेबल। सीखो और उसके बारे में आगे बढ़ो। व्हाटएवर यू हुँ। वांट टू लर्न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है, बिज़नेस सीखना है, कोई और स्किल सीखनी है, सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सही बात है, सीखना जारी रहना चाहिए। ये नहीं हाँ, होना चाहिए कि हमने कॉलेज में डिग्री, डिप्लोमा कर लिया है और अब सिर्फ़ काम करेंगे, आगे भी कंटिन्यू रखने कॉलेज चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा तो टाइम खराब किया। उसने कुछ नहीं दिया सिवाय किताबें पढ़ना सीखने के। हुँ, गिव अस नथिंग। तो जो हुँ। लोग अपने बच्चों को या अपने ऊपर कुछ 15-20 साल खराब करते हैं, सिर्फ बेसिक एजुकेशन, अनलेस यू वांट टू गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री, तब तक इज़ वेस्ट। उससे ज़्यादा तो कोई स्किल सीखने में लगा तो आदमी जल्दी कमाने लग जाएगा और इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी आपने ये जो बात बोली ना कि हाँ, भी कॉलेज डिग्री, डिप्लोमा के साथ ही आपको कुछ और भी मतलब विज़डम और बच्चों से रिलेटेड आपने बात कही। तो अगर हम क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि हाँ, हमने डिग्री कर ली और उसके बाद हमको वाक़ई में कुछ प्रोफ़ेशनल ऐसा चाहिए होते हैं, स्किल्स चाहिए होते हैं जिनके ऊपर वर्क करना पड़ता है, और सीखना पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज की डेट में हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन, क्या वो चीज़ें हैं जो ज़रूर सिखा देनी चाहिए? एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूर। दूसरा, अगर वो बहुत बड़े उसमें नहीं जाना चाहते, लाइक प्रोफेशन, हुँ, डॉक्टर्स और ये वो जो लॉयर हैं, सीए हैं, तो बहुत ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग से सीख के एक बेसिक एजुकेशन 12वीं करके कोई ना कोई स्किल में लग जाना चाहिए। और आज के टाइम में सबसे हाई वैल्यू स्किल है एआई। जो एआई हुँ, सीख लेगा वो 1 करोड़ का बंदा तो वैसे ही हो गया, चाहे जॉब हुँ। ही कर ले। तो वो बहुत ज़रूरी है कि नए ज़माने की स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट टाइम की और पैसे की जाए। और बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे सिखाएँ? वो तो अगर खुद को आती होगी तो सीख ही जाएँगे। देखो, बच्चों को हुँ, सिखाना नहीं पड़ता, हुँ। हमें करके दिखाना पड़ता है। तो जो हम करते हैं वो सीख लेते हैं वैसे ही। तो राइट, राइट। बच्चों को खाली ज्ञान बाँटने की ज़रूरत नहीं है, आप वो हुँ, करते हुँ। रहो, यू आर देयर रोल मॉडल, वो अपने आप ही सीख लेंगे।
तो आप बिल्कुल पहले खुद सही सीख बात लो, है। अपने आप सीख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो वो बच्चे अपने आप ही, क्योंकि हाँ। हमने कईयों को देखा है वो कहते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स हार्ड वर्क करते थे तो वो हमारे अंदर भी वही चीज़ है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को लेकर ना पेरेंट्स, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कुछ वो इमोशनल ब्लॉकेजेस भी रहते हैं या कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं। आज की डेट में जो खर्चे हैं, जो वो बच्चों को लेकर भी मैंने देखा है कि कई बार वो बच्चों के खर्चों की वजह से भी होते हैं कि अपना तो खर्चा फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड नहीं कर रहे होते हैं कि भी नहीं, बच्चों को वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए जो हमको नहीं मिली है। तो क्या वहाँ पर भी कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा, हुँ, कि वो क्या है, खुद अभाव में जिए। बचपन में जिसको खिलौने नहीं मिले, मुझे नहीं मिले थे, हुँ, तो मैं बच्चों को बर्थडे पे टोकरी भर के खिलौने देता था। इतनी बड़ी टोकरी ले आता था। हुँ, तो हर चीज़ हम उनको प्लेटर पे दे के ना उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। उनको लाइफ के सही स्ट्रगल, जैसे नेचर में पक्षी भी अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाते हैं तो गिरने देते हैं कि गिर बेटा तू जा। हुँ, तो हम उन्हें गिरने नहीं देते और हमेशा एक वॉकर ही दे के रखेंगे तो बच्चा चलना कैसे सीखेगा। तो गिविंग टू मच फैसिलिटीज, टू मच ऑन द प्लेटर इज गिविंग देम ए वॉकर, दे विल नेवर लर्न टू वॉक। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही संस्कार और उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ज़िंदगी में, अपनी हासिल खुद चीज़ें करें, वो सिखाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। जो हुँ, इमोशन में आके बहुत इजी देते जाते हैं, वो प्यार के चक्कर में डैमेज बहुत बड़ा कर रहे हैं। हुँ, वो हमने भी किया। आज मैं उस चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जब हम इतने बड़े एक्सपोर्टर थे, बच्चे हमारे बस में स्कूल नहीं जाते थे, गाड़ियों में जाते थे। हुँ, रेस्टोरेंट में नहीं खाते थे, 5 स्टार में खाते थे। खिलौने टोकरियाँ भर के मिलते थे। हम हुँ, ट्रैवल पे जाते थे अमेरिका, आउट ऑफ गिल्ट कि हम बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, तो और ढेर सारे खिलौने और कपड़े ब्रांडेड लेके जाते थे। तो हुँ, उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमारी तरह मेहनत करना नहीं सीखा। एंड टुडे वी रियलाइज, सो मेरी एडवाइस उन पेरेंट्स को ये है कि ये मत करना। मेक देम इंडिपेंडेंट। वो जितना इंडिपेंडेंट रहेंगे, ज़िंदगी की ठोकरें खाएँगे, खुद सीखेंगे कमाना, स्किल्स हासिल करना, तो आप उनकी भलाई कर पाओगे, उनके तरक्की में योगदान दे पाओगे, और कहीं आपका खुद का बिज़नेस है या कुछ है, तो वहाँ भी वो कंट्रीब्यूट कर पाएँगे ठीक से। तो हुँ, सीधा से लाके उनको बॉस मत बना दो। शॉप हुँ, फ्लोर से ट्रेनिंग कराओ कि नीचे से भैया सीख। जाओ हुँ, स्टोर में बैठो, फैक्ट्री में बैठो, वर्कर्स के साथ काम करो, हुँ, तब बॉस बनने लायक होगे। हुँ, अदरवाइज़ सीधा बिठा दिया बॉस की कुर्सी पे, तो बच्चा वो सीखेगा नहीं कि कैसे डील करना है उसे वर्कर्स के साथ। हुँ। तो वो एक ट्रेनिंग नीचे से शुरू करनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया ना कि बच्चों को शुरुआत से ये चीज़ें सिखाओ, तो एक जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े ऐसे फैमिली बिजनेस के कह लें, जो मुकेश अंबानी जी हैं, अनिल अंबानी जी हैं, तो धीरू भाई अंबानी जी के ही दोनों बेटे और एक जैसी उनको पेरेंटिंग मिली होगी। तो जो मुकेश अंबानी जी हैं और अनिल अंबानी जी हैं, उनके माइंडसेट में, उनकी हैबिट्स में या उनकी स्ट्रैटेजीज़ में ऐसा क्या डिफरेंस रहा कि एक तो बिल्कुल मतलब इंडिया के टॉप पेजेस में हैं और जो दूसरे हैं वो फेलियर हो गए थे? वेल, मैं इस चैनल पे बहुत नाम लेके वो एनालाइज नहीं करना हुँ, चाहूँगा, हुँ। बट कई डिसीजन गलत हो गए अनिल से, उसकी हुँ, स्ट्रेटजी रॉन्ग हो गई। जबकि वो जब अपने पिताजी के साथ बिजनेस करते थे तो ही वॉज मोर एक्टिव, मोर इंटेलिजेंट। हुँ। जब इंडिपेंडेंट आए तो कुछ डिसीजन उनके गलत हो गए, और बिजनेस में होता है अक्सर ये, कि मैं नहीं कहूँगा कि उसको कोई नॉलेज कम थी हुँ, या हुँ। कोई उसकी और कुछ गलती रही होगी। इट्स हुँ, जस्ट रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस व्हिच वेंट अदर वे। गलत हुँ, इन्वेस्टमेंट, गलत डिसीजंस, गलत फील्ड। और वो हिंडसाइट में तो हम सबके लिए बहुत आसान है कहना जी हाँ जी हुँ, इसने ये गलत लिया, लेकिन जो वहाँ होता है, और अक्सर बिजनेस में हम सबसे हो जाती है मिस्टेक्स, ओके। वो उसकी कुछ रही होंगी ऐसी मिस्टेक्स जो हुँ, हुँ, उनको उल्टी तरफ ले गई, और इनके कुछ सही डिसीजन हो गए तो ये आगे बढ़ गए। हुँ, सही बट इज बात है। बाउंसिंग बैक, वो वापस कोशिश कर रहे हैं खड़े होने की बहुत। हुँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड तो हाँ। वही मिला ही है उनको। या जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल करना ब ज़रूर बच्चों को सिखाएँ, क्योंकि वो अगर इतनी टॉप उसमें भी होते हैं, तो भी उनको हो सकता है कि स्ट्रगल करना और पड़ जाए उनके अगर मैंने आपने पढ़ा है कि हाँ, सन इज हेल्पिंग हिम अ लॉट टू कि स्टैंड बैक ऑन फीट, और कंपनी को वापस खड़ा हुँ। करें, तो सन इज कंट्रीब्यूटिंग नाउ। राइट, राइट। तो एक क्वेश्चन था, ये इसी से रिलेटेड था कि जैसे कि आप और कोचिंग भी देते हैं कई बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को, तो उनकी सबकी आपको सोच में कोई एक चीज़ ऐसी है जो मतलब जो अच्छे सक्सेसफुल हैं, उनकी सोच में कोई एक चीज़ कॉमन हो जो मोस्टली लोग उसको मिस कर जाते हैं?
गुड क्वेश्चन। उनमें सोच में जो सक्सेसफुल लोगों में, जी। सही बताऊं तो सक्सेसफुल लोग कम आते हैं मेरे पास। तो प्रॉब्लम में वही आते हैं, कोच की जरूरत अनफॉर्चुनेटली रहनी जरूरत तब चाहिए जब अच्छा हो। क्या है कि आप जिम कौन जाता है? एक आदमी व्हील चेयर पे जिसके घुटने चले गए हो, लीवर चला गया हो, किडनी चली गई हो, वजन 150 किलो हो गया हो, उसका जिम में कभी फायदा होगा? कोई ट्रेनर कुछ कर पाएगा? लेकिन जो एक ठीक ठाक हेल्थ है, वो और बेहतर करना चाहता है, सिक्स पैक लाना चाहता है, उसकी मदद हो जाती है। तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, लोग व्हील चेयर पे आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, गलतियां करके आते हैं। और जो लोगों को शुरू करना होता है वो सवाल ये पूछते हैं, मैंने तो अभी बिजनेस नहीं शुरू किया। अरे मैंने कहा इंसान भाई, अक्लमंद इंसान, अब सीख लेगा तो गलती करने से बच जाएगा यार। अब सीख लो, अब राइट। मेंटरशिप ले लो। तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है कि तुम वो मिस्टेक से बचोगे जो मैंने करी, वो मिस्टेक से बचोगे जो 99% करके लोग आ रहे हैं मेरे पास। और मैं बता दूं, मेरे लिए 10 गुना मुश्किल होता है उनको भी निकालना। कई तो इतने मैच में आते हैं कि मैं मना ही कर देता हूँ कि भाई आप तो जैसे हॉस्पिटल नहीं मना कर देते कि भाई ये पेशेंट हमारे यहाँ मर जाएगा, इसको क्यों लो, तो कहते दूसरे किसी अस्पताल ले जाओ। ये छोटे हॉस्पिटल मना कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो मैं भी ऐसे कई पेशेंट्स को मना कर देता हूँ कि यार तुमने तो सिविल भी खराब कर ली, कर्जे इतने चढ़ा लिए, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बची, कोई गहने भी नहीं बचे, बीवी के भी बेच दिए, सास के भी बेच दिए, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, इन लॉज की भी बेच दी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? और बिजनेस मॉडल भी ऐसा है जिसमें कोई होप ही नहीं है। तुमने बिजनेस मॉडल भी ऐसा पकड़ा है जिसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है, हाई कंपटीशन है, रेट नहीं है, सेल्स नहीं हो रही है। तो वैसी ही हालत में ज्यादा लोग आते हैं, फिर भी जो थोड़ी बहुत गलतियां करके आते हैं। और मेजरली मिस्टेक रॉन्ग बिजनेस मॉडल, हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल, कमोडिटाइज बिजनेस जो सब कर रहे हैं। अब मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई तुम्हें मेरे कपड़े फिट आ जाएंगे? बोले नहीं। मैं तुम्हारे को मेरे को आ जाए, तुम्हें फिर बिजनेस को एक दूसरे कॉपी कर रहे हो? 7 बिलियन पीपल हैं दुनिया में, सब अलग अलग है, भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया, तो तुम बिजनेस कॉपी कर रहा दूसरे। तो आपका सवाल उल्टा होना चाहिए। सक्सेसफुल लोग तो दुनिया में 3% है मैडम। पूरी दुनिया की 97% वेल्थ 3% लोगों के पास है, बाकी 97 स्ट्रगल में है, वो हमारे पास आते हैं। बट आना चाहिए कि मॉडरेटली भी सक्सेसफुल हो, उसको पुश करना हो तो मैं लोगों के काम एक एक साल में 10 गुना भी बढ़वा देता हूँ, पर 1x तो हो, जी -1x तो नहीं हो ना। तो 1x वाले आते हैं तो उनको 10x करा देता हूँ। बट उनमें एक कॉमन चीज होती है, जो लोग आते हैं दे आर लुकिंग फॉर हेल्प, दे आर लुकिंग फॉर मेंटर। ईगो नहीं होती कि आई नो एवरीथिंग। द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स आर आई नो एवरीथिंग। जब वो हो जाता है तो देन पर्सन फिनिशेस, वहां आप जीना बंद हो गए। बट इफ यू आर ओपन टू लर्निंग कि यार मुझे हेल्प चाहिए, आई नीड टू ग्रो माई बिजनेस, मुझे IPO करना है, मुझे 1000 करोड़ की कंपनी बनना है, देन दे लुक फॉर ए राइट मेंटर, देन दे कम। वो एक कॉमन बात देखता हूँ। तो जो लोग 1x पे हैं, बहुत हाईली सक्सेसफुल नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रही है, उनकी मैं बड़ी अच्छी मदद कर पाता हूँ। तो दे लुकिंग फॉर ए मेंटर, वो पार हो जाते हैं। राइट। तो आपने बड़ी सारी चीज़ें बताई हैं हमें फाइनेंस से रिलेटेड और सक्सेसफुल होने से रिलेटेड, पैसा कमाने से रिलेटेड। तो इसमें मोस्टली आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर किया। हालांकि जब हम बात कर रहे थे तो आप और भी कई चीज़ें बता रहे थे कि कैसे आप एनर्जेटिक रखते हैं खुद को, आपके रिलेशनशिप के, आपकी मैरिज को आई गेस 41 ईयर्स हो चुके हैं, जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे आता है सब रिश्ते नहीं चल रहे हैं, या आपस में अगर चल भी रहे हैं तो आपस में बन नहीं रही है। तो पैसे के अलावा और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको बहुत सपोर्ट करती है और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं इस एज में? कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो ये इग्नोर हो जाती है। पैसा कमाते कमाते एंड में डॉक्टरों को देने लग जाते हैं। बहुत से लोग देखे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन। और एक आदमी बीमार पड़ता है, वो अकेला परेशान नहीं होता, पूरी फैमिली होती है। खड़े रहो ICU के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, सारे लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहला फर्ज है आपका कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अब हेल्थ के ध्यान रखने में क्या, डाइट ठीक रखो, रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करो, सपोर्ट सिस्टम रखो, आसपास अच्छा पॉजिटिव लोग आपके आसपास हो, नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कहीं भी नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक लोग को काट दो एकदम। उसके बाद में मन से खुश रहो, हैप्पी शरीर में बीमारी नहीं लगती। जब पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। आपने समझो अच्छी 90-100 साल तक आप हेल्थ के साथ जी लोगे। मैं गोल भी है 100 साल जीना है विद गुड हेल्थ। तो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर हैप्पीनेस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स,
वो रखते हैं। 41 साल हमारी शादी को हो गए, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो लोग बीच में ही बड़े सारे रिलेशन ब्रेकअप डाइवोर्स हो जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है बड़ा। हुँ। फिर आजकल तो मैसी हो रहे हैं, केस कचहरी हो रहे हैं, वुमेन सेल हो रहा है, पीछे एक बैंगलोर में सुसाइड हुआ था, हुँ। तो वो बहुत कुछ गलत सा हो रहा है उसमें। तो वो भी ज़रूरी है कि जैसे आज का टाइम क्या हो गया है ना कि पहले उम्र थी, आज से 100-200 साल पहले एवरेज एज वाज 35 ईयर्स। हुँ। मतलब शादी चलती थी 10-15 साल। हुँ। और फिर उसमें भी जो एक वुमेन थी स्पेशली इन इंडिया, वो काफ़ी दबी हुई थी, तो वो आवाज़ नहीं उठाती थी। तो ए माईवे और हाईवे चल रहा है, तो उसके हुँ। रोब से, हस्बैंड के रोब से घर चल जाते थे। जॉइंट फैमिली थी, फिर ऊपर से सास-ससुर का रोब, तो वो बेचारी पिस के चल जाती थी, ठीक है। आज वुमेन हो गई इंडिपेंडेंट। अब वो तो सुनती नहीं बात, वो भी कमा रही, तुम भी कमा रहे हो। नहीं भी कमा रही है बट शी हैज़ वॉइस, हुँ। बिकॉज़ आज इन्फॉर्मेशन एज है। वो कई मर्द सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको संस्कार ये मिले हैं कि वो हमारे पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं हूँ पर पंजाबी इलाके तीवीं रख नीवीं, हुँ। मतलब बीवी को नीचे रखो, वो वाले माइंडसेट से आ रहे हैं मेन। तो हुँ। वहाँ शादियाँ नहीं चल रही हैं। हमारे एक जानने वाले की बेटी के 3 डिवोर्स, 3 शादियाँ हो चुकी हैं, 3 हुँ। मतलब शादियाँ हुई। तो वहाँ पर अब शादी चल रही है, हमारी एवरेज एज होगी 78। आगे जो लोग अगले 10-20 साल जी जाएँगे, साइंटिस्ट उनको अगले 50 साल, 100 साल नहीं मरने देंगे। हुँ। साइंस वहाँ ले जा रही है हमको। तो अब शादी को लंबा टाइम कैसे चलाना है? तो जैसे एजुकेशन बेकार हो चुकी है, लॉ बेकार हो चुका है, तो यहाँ पर भी शादियों के लिए एक स्पेशल कोर्सेज़ बनने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, इसको अगले 50 साल कैसे चलाना है तुम्हें? उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? टू पुट इन दैट पेशेंस एंड सपोर्ट इन दैट रिलेशनशिप, कि जहाँ इक्वालिटी हो, दोनों मिलके घर चलाओगे, दोनों मिलके बच्चे पालोगे। बर्तन मांजने तो तुम्हें भी मांजने पड़ेंगे, बच्चे के अगर सफाई करनी है, पॉटी साफ करनी है, तो तुमको भी करनी पड़ेगी, ये खाली बीवी का काम नहीं है। तो वो जब माइंडसेट शिफ्ट करना होगा, उसमें इनको मदद लगेगी कि हुँ। थॉट प्रोसेस चेंज हो उसका थोड़ा। नहीं तो हुँ। फिर वो पेशेंस, झगड़ा ना हुँ। हो, झगड़ा हो तो कैसे सोने से पहले निपटा लो। बहुत सी चीज़ें हुँ। इसमें भी सीखनी पड़ती हैं, जो हमने हुँ। तो ओवर द टाइम सीखा। लड़ाई भी हुई हुँ। बहुत सारी, बहुत बड़े-बड़े झगड़े भी हुए, कई-कई दिन बात नहीं करी एक-दूसरे, हुँ। बट वी सर्वाइव्ड जैसे-तैसे करके, हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं संस्कार थे कि डाइवोर्स अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ। लेकिन आज तो डाइवोर्स तो माँ-बाप ही कहते हैं, बेटी ना तो आ जाना घर वापस, हम बैठे हैं। तो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हुँ। और वो टेंशन है नहीं कि पैसे-वैसे की, दे आर इंडिपेंडेंट, हुँ। वुमेन आर अर्निंग, तो वो सहती नहीं है। और ऊपर से मेन भी नहीं बदले हैं, तो थोड़ा मिसमैच सा हो रहा है, बैलेंस खराब हो रहा है ये थोड़ा। हुँ। हुँ। तो हुँ। बिफोर गेटिंग इनटू वेडिंग दे हैव टू गो थ्रू सम काउंसलिंग के हुँ। करने क्या जा रहे हैं हम। माइंडसेट इसको मैच हो भी 50 रहे साल हैं कि चलाना है अब नहीं? हमको, बिल्कुल। क्योंकि लंबी ज़िंदगी है। पहले तो बस 35 में मर राइट। गए, तो चली नहीं ना 10-15 साल से ज़्यादा हुँ। शादी। विवेकानंद की डेथ 35 में हुई थी। हुँ। सही बात है। तो जैसे कि अभी आपने बताया ना आपका इतना खूबसूरत रिश्ता है और आपने बताया कि कई अप्स एंड डाउन्स आपने भी देखे रिलेशनशिप में, स्ट्रगल्स भी देखे और सारा कुछ। तो जैसे आज का यूथ है ना वो ये कह रहा है कि मतलब गो सोलो वाला कल्चर है कि हमें शादी करनी ही नहीं है, शादी की कोई अहमियत ही नहीं होती है, शादी क्यों करें? हम बन जाएँगे एक रिश्ते में, हमको हमारी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम प्यारी है। तो क्योंकि आपने इतना लंबा रिश्ता निभाया और आप और आगे 100 साल तक इस रिश्ते को निभाते रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मैरिज का जो एसेंस है, वो आप एक बार एक्सप्लेन करें अगर अपने टर्म्स में कि आपने कैसा फ़ील किया है? देखो, है तो ज़रूरत, हुँ। सृष्टि ने बनाया है, मैन एंड वुमेन टू कीप द थिंग्स गोइंग। कई देशों में परेशानी आ रही है कि बच्चे ना होने की वजह से पॉपुलेशन ही खत्म हो रही है। हुँ। वो इनकरेज कर रहे हैं लोग आके यहाँ बसें, लोग बच्चे पैदा करें तो उनको इंसेंटिव दें। पॉपुलेशन जापान में बूढ़ी हो रही है, इंडिया इज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन। तो ये बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। तो है तो बट बदलाव है। हमने तो इस उम्र में कई युग देख लिए, जब टेलीफोन नहीं था, गाड़ियाँ नहीं हुँ। थी। टेलीफोन देखे, मोबाइल देखे, गाड़ियाँ देखी, ड्राइवरलेस, एआई देखी। सो थिंग्स आर चेंजिंग, एंड जैसे चेंज हो रहा है, हमें तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हुँ। जेन जी अगर सोचते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हुँ। तो नहीं। अब मेरा खुद का बेटा और बड़ा बेटा और बहू कहते हैं हमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी।
तो वो नहीं ले रहे हैं, तो आई डोंट इंटरफेयर, ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी जैसे भी जियो। अब हम उस ख़्यालों के तो रहे नहीं कि हमारा ख़ानदान कैसे चलेगा। हमारे बाद राइट। किसने देखा ख़ानदान चलेगा नहीं चलेगा। फिलहाल चल रहा है ठीक है। मेरा छोटा वाला बेटा कहता है शादी नहीं करनी। एक कहता है बच्चे नहीं कर रहे, एक कहता है शादी नहीं करनी। अब नाउ ही इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड कि हाँ ठीक है भाई मुझे भी करनी है। तो नए विचार, नई जनरेशन, वी शुड एक्सेप्ट दैट। नहीं तो वो जनरेशन गैप हो जाता है, फिर रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, टेंशन हो बिल्कुल। जाते हैं। नहीं, सही तो बात है। जैसे ज़माना चल रहा है, मैं तो ज़्यादा यंग लोगों के बीच में ही रहता हूँ कि हुँ, यंग लोगों के बीच में रहने हम भी यंग रहेंगे, वैसे थॉट हुँ, होएगा। आई एम वेरी एक्सेप्टिंग दैट कि जैसे ज़माना हुँ, चल रहा है ठीक है। युग परिवर्तन हो रहे हैं, चीज़ें बदलती रहेंगी और हुँ, बदलेंगी और आगे और बदलेंगी। हमारे डैडी मम्मी के ज़माने में तो शक्ल भी नहीं देखी होती थी वाइफ़ की, तो शादी हो हुँ, जाती थी। जानते नहीं थे, 12-15 साल में शादियाँ हो जाती थी। पैदा होते डिसाइड हो जाता था कि शादी हो जाएगी। सो टाइम्स हैव चेंज्ड। हुँ, अरेंज मैरिज, मेरी अरेंज मैरिज थी। अब अरेंज मैरिज तो खत्म ही होगी, इट्स ओवर। हुँ, लव मैरिज, फिर लिव इन रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। हुँ। सब दुनिया तो बदल रही आपकी है। लाइफ़ में रिलेशनशिप का रोल क्या रहा जो आपकी पूरी जर्नी रही? नहीं, इम्पोर्टेंस तो है ना, देखिए इतना हुँ, बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। घर जाके खुशी होती है, घर जा रहे हैं, सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, हमारे बच्चे साथ में रहते हैं। वी आर वेरी हैप्पी फैमिली। हुँ, हर संडे को एक फैमिली डिनर होता है, हम लोग बाहर जाते हैं, घर पर जाते हैं, एवरी नाइट वी हैव डिनर टुगेदर, एक दूसरे शेयरिंग होती है। तो वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो जॉइंट फैमिलीज़, छोटी हुँ, जॉइंट फैमिली कहूँगा, लाइक मेरे पेरेंट्स नहीं है, उनकी डेथ हो हुँ, चुकी है। बट मैं उनका पेरेंट्स हूँ बच्चों का, तो मेरी बहू है, वो भी हुँ, खुश रहती है। जिस टाइम उठे, जिस टाइम सोएँ, दे हैव हुँ, इंडिपेंडेंट रूम, दे हैव इंडिपेंडेंट गाड़ी, सब कुछ उनके पास है। तो हमारे यहाँ तो बहुत शांति है। तो वो नहीं सोचते कि हम चलो माँ-बाप से हुँ, अलग हो जाएँ, वो सोच नहीं हुँ, है, इस वजह से हुँ, कि कोई उनको घुटन हो रही हो। हुँ, दैट्स नॉट देयर। तो कई लोग को अगर ऐसा चलाना है तो एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा पेरेंट्स को, कि हुँ, मिलेनियल्स और जेन ज़ी दोनों को समझना पड़ेगा, ये हुँ, रियलिटी है, so यस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं हुँ। तो फिर वो अलग निकल जाएँगे, आप अलग रहोगे। तो आपने जो अपने परिवार को सँभाल कर रखा हुआ है, जो कहते हैं कि गुलदस्ता बनाकर रखा हुआ है अभी तक आपने और तो उसमें आपने वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा था कि अब ये जनरेशन गैप की वज़ह से अलग हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आपने उनको साथ में बनाए रखा? जैसे भई अरेंज मैरिज से निकले, लव वाज़ नॉर्मल, फिर शादी के पहले रह लेना एक-दूसरे के साथ, वो कौन हज़म कर सकता है? हमारे हुँ। ज़माने में तो भाई शादी के पहले लड़की घर नहीं आ सकती थी कि शादी के बाद ही आना है। अब घर आना तो छोड़ो, कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं। कोई बाउंड्रीज़ नहीं है अब उस तरह की। वो भी एक्सेप्टिंग है कि ठीक है, वी हैव टू बी, अगर टेंशन नहीं लेना है, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं करना कि हम घर आए, बच्चे कमरे से निकल जाएँ, अब ये आ गया किट-किट करेगा। कई जगह देखा है मैंने, देखा है कि हुँ। बाप या माँ घर में आते हैं और बच्चे निकल जाते हैं अपने कमरे में कि अब ये कुछ किट-किट चालू होएगी यहाँ पर, कोई सवाल है। हुँ, तो वी डोंट डू दैट। तो हुँ, मेरी सलाह पेरेंट्स को यही है, बी एक्सेप्टिंग। ये मिलेनियल और जेन ज़ी और उसके बाद कौन-सी जनरेशन आती है, जब तक जो जहाँ जब ज़िंदा बचता है, ज़माने के साथ चलो और देखते रहो क्या हो रहा है, बी एक्सेप्ट करो। हुँ, यू कांट चेंज इट, हम नहीं बदल सकते, हम फिर लड़ेंगे उनसे काम का, स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, हुँ, अपनी लाइफ में भी, उनकी लाइफ में भी। हुँ। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर प्यार ही प्यार है। बिल्कुल सही बात है। हुँ। तो थैंक यू सर आपने इतना कीमती समय दिया है और इतनी सारी बातें मतलब वही बात है लाइफ का हर एस्पेक्ट आपने कवर किया, फाइनेंस कवर किया है, रिलेशनशिप कवर किया है, हेल्थ कवर की है, खुद को कैसे एनर्जेटिक रखना है वो कवर किया है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है सबकी लाइफ में और सब लोग मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस जो देख रही है वो सिर्फ सुने ना, इसको इम्प्लीमेंट करेगी अगर अपनी लाइफ में और अपने टाइम को इसको जो आपने लगाया है इसमें आपने जो नॉलेज शेयर की है, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है अपना टाइम उसको सुनने में, अगर उसको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में सारे वो पॉजिटिव चेंजेस आएँगे जिनके बारे में आपने बात किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, और आपने सवाल भी बहुत अच्छे पूछे। उसके लिए भी थैंक्स। जी।